जी। कि आज पुलिस अरेस्टिंग करने आ सकती है जी। हम अपने मेरे घर के गेट पे खड़े होकर बात कर रहे थे, इतने में देखा सामने से पुलिस। जी। तो मैंने कहा भाग सुभाष, हम दोनों अपने घर में जीने चढ़ के भागे, पुलिस हमारे पीछे भागी। वो तो बाई चांस मेरी छोटी सिस्टर थी, उसने पुलिस को रास्ते में रोक लिया। इतनी देर में तो हम छत कूद के निकल गए। बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो अखबार में छप जाएगा। चोर उचक्कों की करो कदर, चोर उचक्कों की करो कदर, ना जाने कौन कौन सी सरकार में मेयर ना होते हुए आपने बहुत सी चीज़ें कराई, आप एक्टिव रहे हैं। तो इस बार भी आप चुनाव लड़ने की नज़र में कैसा रहा नगर निगम कार्यकाल, मेयर गौरव वाले कार्यकाल आ रहे हैं तो सूरज तो कम नहीं कर सकते आपको तो छतरी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको बरसात में जा रहे तो बरसाती लेनी पड़ेगी। आप परिस्थितियां नहीं बदल सकते, आपको स्वयं को तैयार करना होगा उन परिस्थितियों में काम करने के लिए। ये बात चुनाव हारने के बाद मैंने भी समझी है। विधायक आपके हैं, सांसद आपके हैं, वो अपने अपने काम कर रहे हैं। नमस्कार रुड़की, आप देख रहे हैं रुड़की हब का पॉडकास्ट। और आज जो हमारा एपिसोड है वो छठा एपिसोड है। और जो हमारे साथ आज है पर्सनैलिटी हैं मयंक गुप्ता जी, आदरणीय हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता है। और जब भी रुड़की में आते हैं कुछ न कुछ तहलका मचा देते हैं। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसा चल रहा है आपका चैनल? सब आपका आशीर्वाद है सर। रुड़की वाले पूछ रहे हैं मयंक गुप्ता जी क्या धमाका करने वाले हैं? नहीं, मयंक गुप्ता जी को तो कोई धमाका नहीं करना। धमाका तो भारतीय जनता पार्टी करती है और वो कर रही है लगातार। भारतीय जनता पार्टी आज जहाँ पहुँची है लंबे संघर्षों के बाद, तो मुझे लगता है कि अब जो भाजपा की विचारधारा है उसको लोगों ने स्वीकार किया है पूरे देश में, हर क्षेत्र में। और सारे दलों के विपक्ष को इकट्ठा होने के बाद भी वो भाजपा को रोकने में असफल हैं। तो इसलिए धमाका तो भाजपा कर चुकी है। अब तो सिर्फ ये समझने की बात है कि जो देश को तोड़ने वाले विचार हैं या जो देश को पीछे धकेलने वाले विचार हैं या जो आम जन के विरोध में विचार रखने वाले लोग हैं, उनका पूर्णतया सफाया कब तक होता है, बस यही देखना अब तो। अच्छा मयंक गुप्ता जी, राजनीति में बातों में बाद में आएंगे, थोड़ा आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। कब आपको लगा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए? वैसे आपकी जो पृष्ठभूमि है वो शुरू से राजनीतिक रही है, राम मंदिर में भी आपका बड़ा योगदान रहा है, थोड़ा बताइए रुड़की वालों को। मेरी जो पृष्ठभूमि है वो काफ़ी लोग जो पुराने उनको तो मालूम भी है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री सोम प्रकाश गुप्ता वो संघ के आरएसएस के प्रचारक रहे लगभग 11 वर्ष जी। और वो एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय उनके जीवन का पहलू है कि जब भगवान रामलला अयोध्या में राम मंदिर में विराजित हुए 1949 में, तब उस समय मेरे पिताजी फैजाबाद के प्रचारक थे जी। उनके समय पर ही ये हुआ घटनाक्रम। तो इसलिए राम जन्मभूमि से लगाव तो मुझे नैसर्गिक मिला है जी, वो मेरे खून में है। और उसके बाद पिताजी संघ के प्रचारक जीवन के बाद फिर यहाँ रुड़की आ गए थे जी। और बचपन से मैंने तो आरएसएस में ही जन्म लिया जी। तो शुरू से शाखा में जाता ही था। फिर संघ का कार्यकर्ता रहा रुड़की में, अनेक शाखाएं यहाँ पर, उनमें मुख्य शिक्षक, गण शिक्षक, कार्यवाह, फिर सायं कार्यवाह। ऐसा रहते हुए फिर मैंने रुड़की डीएवी कॉलेज से बीएससी के बाद फिर मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में चला गया बीटेक करने। वहाँ से बीटेक किया आपने? हाँ, मैंने इलेक्ट्रिकल से वहाँ बीटेक किया जी। और संघ का कार्यकर्ता होने के नाते वहाँ पर भी जाकर संघ का काम शुरू कर दिया था। ठीक है। तो वहाँ 4 वर्ष रहा मैं 87 तक, तो उसमें भी संघ का काम किया। तो वहाँ पर भी संघ की जिम्मेदारियाँ लगातार रहीं जी। और अच्छा काम हुआ वहाँ पर, आज तक भी उसकी पहचान वहाँ बनी हुई है। और वहाँ से फिर मेरे मन में भाव आया कि मुझे समाज के लिए, देश के लिए कुछ और भी करना है। जी जी। इसलिए मैं नौकरी तो नहीं करूँगा। ओके। और फिर मैंने विचार किया कि मैं संघ का ही काम करूँगा। तो मैंने पूर्णकालिक के रूप में यानी प्रचारक के रूप में फिर मैंने 2 वर्ष तक अलीगढ़ में प्रचारक के रूप में, जहाँ पर संघ ने मुझे भेजा, मैं वहाँ रहा। अलीगढ़ रहे? अलीगढ़ में रहा और अलीगढ़ मेरी इच्छा भी थी। जी। क्या है कि मुझे शुरू से बात मेरे दिमाग में थी कि लोग कहते थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होती हैं जो देश के विरोध में हैं जी। और हिंदुत्व के तो स्वाभाविक विरोध में है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी वो, जी जी जी। कट्टरता बहुत ज़्यादा है वहाँ। तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरी इच्छा थी, हालांकि संघ अपनी इच्छा से तो नहीं भेजता, पर ये संयोगी रहा कि मुझे अलीगढ़ ही भेजा गया। जी। और अलीगढ़ में जाने के बाद मेरा बहुत नए अनुभव और बहुत कुछ सीखने को मिला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार हमने वहाँ काम शुरू किया। एक बड़ी रोचक बात आपको बताता हूँ जी।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब मैं गया तो वहाँ बाई चांस उससे अगले साल चुनाव थे छात्र संघ के जी। तो मैं पहली बात तो मुझे यूनिवर्सिटी में घुसने की जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा किसी हॉस्टल में चलते हैं, तो मैं एक इंजीनियरिंग के हॉस्टल में चला गया। हाँ जी। और बोर्ड पर देखा एक नाम जो हिंदू छात्र का था, तो मैं सीधा उसके कमरे पर चला गया। ठीक है। तो उससे अपना परिचय मैंने बीटेक का ही दिया, मैं ऐसे पंतनगर से इंजीनियर हूँ, पैंट शर्ट पहन के गया था, कुर्ता पजामा नहीं पहन के गया। तो वो थोड़ी देर में दोस्ती हो गई, वो बात करता रहा बड़े अच्छे। जैसे ही मैंने उसे बताया कि मैं आरएसएस का काम देखता हूँ, तो वो तुरंत खड़ा हो गया, कहने आप यहाँ से जाओ। अच्छा। मैंने कहा भी क्या हो गया? कहने नहीं सर मुझे तो मार देंगे अगर उन्हें पता लग गया मेरे रूम पे आए हो। अच्छा। मैंने कहा ऐसे कैसे है पॉसिबल? कह रहे नहीं ऐसे ही है, एक रूम में, किसी भी रूम में एक हिंदू छात्र और 2 मुस्लिम छात्र हैं जी। कोई देवी देवता का चित्र नहीं लगा सकते आप वहाँ, आपको वहाँ पर नमस्ते नहीं बोल सकते, आपको आदाब ही करना है जी। वहाँ पर बहुत सारी चीजें, रमजान के दिनों में खाना नहीं बनेगा जी आदि। खैर वहां से तो मैं चला आया। फिर मैंने धीरे धीरे कुछ लड़के ढूंढे जो पॉलिटेक्निक के थे जी। फिर वेस्ट यूपी के कुछ लड़के, कोई उनमें त्यागी थे, कोई चौधरी थे, कोई ब्राह्मण थे, वो मुझे मिले, मुझे लगा ये मजबूत होंगे। धीरे धीरे उनसे दोस्ती हुई, तो उन्होंने कहा कि चुनाव आने वाले, मैंने तो चुनाव लड़ो। कहने लगे सर यहाँ तो कोई चुनाव लड़ता ही नहीं हिंदू लड़का। अच्छा। क्यों नहीं लड़ता? कहने लगे साहब यहाँ तो कभी एक बार पहले कोई एक लड़ा था ठाकुर, तो वो जीत गया बड़ी मुश्किलों से जी। और जब ओथ सेरेमनी थी उसको स्टेज पर गोली मार दी गई जी। फिर एक लड़ा, उसे अपना वोट डालने नहीं आने दिया गया यूनिवर्सिटी में जी। तो इस माहौल में कोई चुनाव लड़ता नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम का जो माहौल है वो शुरू से ही चलता आता है सर। हाँ, तो ये तो देश के विभाजन के साथ बना ना, हिंदू मुस्लिम का माहौल कोई आज थोड़ी बना। देश के टुकड़े क्यों हुए? जी, हिंदू मुस्लिम के कारण ही तो हुए कि मुसलमानों को अलग देश चाहिए। हाँ। जब अलग देश की मांग की गई तो उसके कारण से, और वो उसकी जन्मदात्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहीं से जिन्ना का जन्म हुआ, वहीं से सारी चीजें पैदा हुई। तो फिर उसके बाद तब पहली बार वहां हिंदू संगठित हुए और छात्रों ने पहली बार चुनाव में भागीदारी की। और भागीदारी नहीं की, प्रेसिडेंट तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन अनेक सीटों पर हिंदू छात्र चुने गए। तब से आज तक मनोबल उनका बढ़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी चुनाव जीते कि हारे? जीते अनेक चुनाव जीते। प्रेसिडेंट का तो लड़ाई नहीं था, कोई पॉसिबल नहीं था, लेकिन बाकी सीटों पर हम जीते। तो वहां मैं 2 वर्ष के करीब रहा, वहां काफी अच्छा समय रहा, बहुत सारी चीजें सीखी। वहां से आकर फिर मैं रुड़की में वापस अपने बिजनेस में आ गया, कुछ फार्मिंग थी, फिर यहाँ पर अपना। फिर आप जिलाध्यक्ष कब बने सर? जिलाध्यक्ष तो मैं बहुत बाद में बना। मैं तो ये बात है जब मैं अलीगढ़ से लौट आया था 90 की, और उसी वर्ष मेरा विवाह हुआ, उसी तब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था जो आप पूछ रहे थे जी। तो मेरी बात, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन की गतिविधियों में सब लिप्त थे, तो पुलिस हमारे घर पे रेड करने आ गई। हाँ जी। तो फिर मुझे छत से कूद के भागना पड़ा। सुभाष बजरंगी और ये किस्सा काफी मशहूर है रुड़की में, थोड़ा बताइए सर इसके बारे में। नहीं, वो ऐसा हुआ कि सुभाष बजरंगी का फोन आया मुझे। हाँ जी। कि वो आज पुलिस रात में, फोन नहीं आया, वो मिलने आया मेरे, पुलिस अरेस्टिंग करने आ सकती है जी। हम अपने मेरे घर के गेट पे खड़े होकर बात कर रहे थे, इतने में देखा सामने से पुलिस जी। तो मैंने कहा भाग सुभाष। हम दोनों अपने घर में जीने चढ़ के भागे, पुलिस हमारे पीछे भागी। वो तो बाई चांस मेरी छोटी सिस्टर थी, उसने पुलिस को रास्ते में रोक लिया। इतनी देर में तो हम छत कूद के निकल गए। हम फिर तो पुलिस के हाथ आए ही नहीं। खैर फिर तो हमारी गतिविधियां अंडरग्राउंड ही चलती रही सारी, और फिर पिताजी को अरेस्ट करके ले गई पुलिस हमारे। वो फिर जेल में रहे, मेरे अरेस्ट हो गई थी वो पिताजी की। तो पर मैं पुलिस के हाथ नहीं आया फिर, क्योंकि बाहर रह के काम करने वाले लोग भी चाहिए थे। तो ये चलता रहा। उसके बाद फिर मैं संघ में ही काम करता रहा लगातार, जिला बौद्धिक प्रमुख रहा। और फिर 2000 उत्तराखंड बनने के बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। अच्छा, रुड़की की राजनीति पे सर आ जाते हैं, क्योंकि अगर बात करेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। रुड़की की राजनीति को आज की स्थिति में आप कैसे देख रहे हैं? रुड़की की राजनीति ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का शहर है ये, वो ठीक है कि यहाँ पर मेयर निर्दलीय जीत रहा है लंबे समय से, चेयरमैन। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर जो लोगों का मूल स्वभाव है भारतीय जनता पार्टी का ही है। अच्छा। और इसीलिए भाजपा के विधायक यहाँ पर लगातार हैं, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही नियंत्रण हर चीज़ में रहता है। यहाँ पर आप बाकी भी अगर कोई चीज़ें देखते हैं तो हर चीज़ में भाजपा ही आगे बढ़कर रहती है, और बाकी पार्टियों के पास कोई नेतृत्व तो है भी नहीं। अच्छा सर, आपकी उम्र इतनी हो गई है भाजपा में, आपने भाजपा को बहुत करीब से देखा है, तो पहले की भाजपा और अब की भाजपा में आपको कुछ अंतर नजर आता है? पहले की भाजपा चुनाव जीतती नहीं थी, अब की जीतती है, ये अंतर है बड़ा। ये अंतर है। पहले की भाजपा सिर्फ विचार पर काम करती थी, आज भी विचार पर काम करती है, पर तब हम चुनाव जीत नहीं पाते थे जी, क्योंकि हमारे पास न तो उतने साधन थे, ना उतना बड़ा दायरा था, ना उतने लोग थे, और ना चुनाव लड़ने वाले थे। मुझे याद है जब दीक्षित जी हमारे पार्टी में आए और उनको चुनाव लड़ाया तो हमारे पास कोई और कैंडिडेट था ही नहीं जी।
तो ये सोच, अब कोई अगर आज की परिस्थिति, तो आज कोई बाहर से आकर चुन टिकट आप किसी को देते हो, लोग कहेंगे लो साहब अभी तो आया, इसको टिकट दे दिया। पर उस समय ने विकसित जी को टिकट भाजपा ने दिया और वो जीते। इसी बात पर एक सोशल मीडिया पे बहुत शेयर प्रचलित, बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो अखबार में छप जाएगा, चोर उचक्कों की करो कदर, चोर उचक्कों की करो कदर, ना जाने कौन कौन सी सरकार में आ जाए। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं जनप्रतिनिधित्व की जी, तो जनप्रतिनिधित्व क्या है? जिसको जनता अपना प्रतिनिधि मानती है जी, वो जनता का चेहरा है। जनता उसको अपनी बात रखने के लिए, अपने कामों के लिए उसको चुनती है जी। तो हम जनप्रतिनिधि को चोर उचक्का तो नहीं कहना चाहिए हमको। एक शेयर चल रहा है सोशल मीडिया पर, जो भी चला रहा है, मेरा कहना क्या है कि वो जनता ने चुना है जी। जनता का निर्णय गलत है या सही, ये भी जनता को निर्णय लेना जी। ठीक है ना। तो अब जनता जिसे वोट दे दे, आप राजनीतिक दलों पर आरोप लगा सकते हैं कि उन्होंने गलत आदमी को टिकट दिया, कि अच्छे आदमी को टिकट दिया, पर इसका निर्णय भी एक कठिन काम है जी। क्योंकि न्यायपालिका अपना काम करती है, कौन किसको कब दंड मिलेगा, कब सजा मिलेगी, कौन दोषी होगा, कौन निर्दोष होगा, और इसके भी सारे एस्पेक्ट्स हैं जी। कई बार दोषी भी छूट जाते हैं, कई बार निर्दोष भी पकड़े जाते हैं। तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता। अब जनता है, जनता के मन में क्या धारणा बैठी है, वो कई बार एक आदमी को बहुत अच्छा समझती है, उसने कोई अपराध भी किया तब भी उसे अच्छा मानती है। बिल्कुल। एक आदमी इसने कुछ बुरा काम नहीं किया, उसे फिर भी वो कहती है बेकार है। तो जनता क्या निर्णय लेती है उस आधार पर जनप्रतिनिधित्व तो होता है। जनता को पूरा अधिकार है, इसलिए जनता कितने दिनों से मैं कह रहा हूँ निर्दलियों को चुन रही है, रुड़कियों कौन, आप क्या कह सकते हो उस बारे में। तो इसलिए जो भी चुन के आएगा वही सम्माननीय है, वही माननीय है। रुड़की के चुनाव पे आ जाते हैं सर, आपने भी चुनाव लड़ा था पिछली बार मेयर का, गौरव गोयल जी थे, यशपाल राणा जी मैदान में थे, परिणाम आया था निर्दलीय गौरव गोयल जी जीत गए थे, लेकिन 3 साल में फिर जो शहर की हालत रही, जो परिणाम आए, मेयर साहब को इस्तीफा देना पड़ा। तो इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? रुड़की का विकास तो वहीं का वहीं रुका हुआ है, बाधित रहा है। इसमें मैं मानता हूं कि जनता को तो मैं दोषी नहीं मानता, जनता को मैं इसलिए दोषी नहीं मानता कि जनता के सामने एक परसेप्शन होता है, एक अवधारणा निर्मित होती है। ठीक है। उस अवधारणा निर्मित होने में जो प्रत्याशियों की भूमिका भी है, मीडिया की भूमिका भी है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, प्रचार कुप्रचार जो भी हो। ठीक है। उस अवधारणा के आधार पर जनता अपनी तरफ से जिसको सबसे अच्छा समझती है उस समय पर वो निर्णय लेती है। वो वास्तव में कैसा होगा ये तो पता नहीं है, ये तो भविष्य पता लगता है। कोई भी नहीं चाहता वो असफल हो जी, लेकिन अपनी क्षमताएं, अपने अनुभव, अपने योग्यताएं, ये किस क्षेत्र में कौन कितना काम कर पाएगा ये मैदान में आने के बाद तय होता है। और निश्चित रूप से अगर उस चुनाव में असफल रहा हूं तो उसको मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपनी मानता हूं कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये कमी रही होगी कि मैं जो चीज़ें करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाया, लोगों को वो नहीं समझा पाया जो मैं समझाना चाहता था, या जो मेरे अंदर क्षमताएं थी मैं उनको व्यक्त नहीं कर पाया। पर देखा गया कि सर चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद भी आप शहर के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, जगह जगह लोगों की मदद करते रहे, जो काम रुड़की में होने मेयर ना होते हुए भी आपने बहुत सी चीज़ें कराई, आप एक्टिव रहे। तो इस बार भी आप चुनाव लड़ने के इच्छुक? मेरे एक्टिव रहने के पीछे ये पर्पज़ नहीं था जी। मेरे एक्टिव रहने के पीछे जो पर्पज़ था वो ये है कि जब मैं सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ जी, और मैं चुनाव लड़ा हूँ, भले ही मैं चुनाव नहीं जीता लेकिन मुझे लगभग 20,000 लोगों ने वोट दिया। हाँ, जीत हार चलते हैं। तो 20,000 लोगों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया या भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया जी। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनमें से कोई भी मेरे पास आता है या उसका कोई व्यक्तिगत काम है या कोई भी जो मैं सक्षम हूँ करने के लिए, और वो उससे पहले भी और बाद में भी मेरी ये कोशिश रही है और आगे भी रहेगी कि अगर मैं कोई काम करने के लिए सक्षम हूँ और कोई मेरे पास आया है तो उसको मैं करूँ। उसके पीछे ये भाव बिल्कुल नहीं था कि मैं कोई अगले चुनाव की मैं तैयारी के लिए वो काम कर रहा हूँ, वो मेरा स्वभाव है, मुझे करना ही चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, ठीक है ना। रही बात अगले चुनाव की तो अभी आने देते हैं। सबकी नज़र में कैसा रहा नगर निगम कार्यकाल, मेयर गौरव गोयल का कार्यकाल कैसा? इसमें मेरे लिए अलग से कोई टिप्पणी करने का कारण नहीं है जी, क्योंकि वो तो सबके सामने है और मैं समझता हूँ कि बेहतर हो सकता था अगर कुछ चीज़ें और थोड़ी सी वो ठीक करके चलते शुरू से। तो कमियां क्या रही सर? नहीं, ये मैं इस बारे में नहीं जाऊंगा कहना, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि जो अंदर रहे लोग, जो पार्षद रहे या जो नगर निगम से सीधे जुड़े रहे, वो बेहतर बता सकते हैं कि कहाँ पर फ्लॉ रहा, कहाँ पर कमियां रही। क्योंकि कुल मिलाकर ऑब्जर्व तो आपने भी करा होगा सर। नहीं, ऑब्जर्व करने से क्या होता, सभी ने किया तो आपने भी किया है और वो तो भाजपा में ही आ गए थे गौरव जी, तो जी,
तो भाजपा में आने के बाद तो फिर मुझे लगता है वो भी बात खत्म हो गई थी, विरोध वाली। भाजपा से निलंबित हो गए थे और बाद में हुए ना, जी। पहले निलंबित हो गए, भाजपा में आ गए थे ना। जो निलंबन तो चुनाव से पहले हुआ था, फिर भाजपा में आ गए तो जीतने के बाद कुछ आने के बाद फिर निलंबित हो गए थे। हाँ, तो निलंबित क्यों हुए, वो क्या तालमेल की गड़बड़ रही, तो बेहतर वही समझ सकते हैं कहाँ जी। चूक रही जी। क्योंकि निलंबन भाजपा से आसान नहीं होता, तो कोई ना कोई बड़ी वजह अच्छा, रही होगी। अगर आप जीत जाते हैं, उस टाइम आप जीत जाते, तो कौन कौन से काम हो जाते शहर में जो अभी तक नहीं हुए हैं? काम कौन कौन से हो पाते ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो परिस्थितियां बताती हैं, लेकिन कौन कौन से काम मैं चाहता था जी। और मैं उनके लिए प्रयास करता, उसमें कुछ काम तो बहुत प्रमुखता से थे जो मैंने हर जगह रखे भी थे। जैसे जो मैं रुड़की का नागरिक होने के नाते भी और यहाँ का एक जिम्मेदारी महसूस करने के नाते मैं सोचता हूँ कि होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ रुड़की में शिक्षा की, तो शिक्षा रुड़की में बहुत अच्छी है, शिक्षा का एक हब है रुड़की, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी रुड़की में कोई अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है। नगर पालिका में एक है, उसकी हालत सब जानते हैं, ठीक है। तो इतने सारे छात्रों का समूह यहाँ होने के बाद भी यहाँ पर एक बड़ी सुंदर लाइब्रेरी, आजकल तो प्राइवेट लाइब्रेरी काफी खुल चुकी है। प्राइवेट खुल गई, लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है वो। पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब होता है जहाँ पर एक बहुत नॉमिनल चार्जेस या नाम मात्र के चार्जेस में गरीब से गरीब छात्र भी अच्छी से अच्छी पुस्तकों को पढ़ सके, ठीक है। उसको वो इस कारण से वंचित ना रह जाए कि उसके पिताजी पैसे नहीं दे सकते। दूसरा, रुड़की में खेल कूद की सुविधाएं भी नहीं है। अगर मैं पार्क्स की बात करूं, एक नेहरू स्टेडियम को छोड़ दें तो बाकी तो सब निजी हैं, किसी के पास अगर कुछ है। नेहरू स्टेडियम भी इतना कहाँ विकसित है? तो नेहरू स्टेडियम का डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि वहां तो शादियां, ब्याह और कथा कीर्तन बहुत सारे फंक्शंस वहां होते हैं, तो वहां तो खेलने के लिए माहौल ही नहीं बन पाता है। ठीक है। तो खेल के लिए भी हमने 3-4 जगह चिन्हित की थी उस समय पर, जहां पर हमें लगता था कि हम अच्छे से स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाएं और बच्चों को खेलने की सुविधाएं दें। जी। इसी तरह से छोटे बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए या फैमिलीज के लिए इवनिंग में अगर कहीं वो जाना चाहें बच्चों को लेकर पिकनिक, ऐसा कोई माहौल में पार्क जैसा, तो पार्क भी नहीं है। एक आपसे पता है सोलानी पार्क बना, क्या स्थिति में आज उसको भी खंडर है, वो भी हमारे पास नहीं, जबकि हमारे पास इतनी सुंदर नहर है, इतना सुंदर वातावरण है, तो अच्छे पार्क यहाँ पर हो सकते थे। ठीक है, हो गया। इसी तरह से जो यहाँ पर बड़ी समस्या, अगर इनसे हम आगे बढ़ते हैं, वो है जल भराव की। वो तो मेन समस्या है सर। तो वो जल भराव के लिए छोटे काम नहीं थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उस समय उनसे मेरी बात हो गई थी, और अभी वो सांसद बन गए, तब भी मैंने उस बात को उनको स्मरण कराया, उनको भी याद है। तो जो मेनली गोलभट्टे वाला जितना एरिया है, मोहनपुरे का जितना एरिया, वहाँ पर तो जल भराव बहुत ज्यादा है सर। हमारे गणेशपुर में जहाँ आप अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ भी बहुत बुरा यहाँ हाल भी है। बहुत ज्यादा 4-5 बार तो मकान गिर गए यहाँ पर। तो ये सारे जो जल भराव है, इनके लिए परमानेंट सॉल्यूशन पर कोई नहीं जा रहा जी। टेम्परेरी रिलीफ होता है, कहीं मिट्टी डाल दी, कहीं थोड़ा पानी लिफ्ट कर दिया। जब तक इनका स्थायी समाधान नहीं होगा, तो उसके लिए भी हमने थोड़ा थोड़ा काम शुरू कर दिया था। तत्कालीन एसडीएम जो थी नमामि बंसल, उनके साथ मिलकर भी कुछ चीज़ें डिस्कस हुई थी, कुछ और भी हुई थी कि कहाँ से पाइपलाइंस जाएंगी, कहाँ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पानी को किसी नदी में ही ले जाकर छोड़ना पड़ेगा जी। तो ये सारे काम जो रुड़की शहर के लिए बहुत जरूरी थे, आवागमन के लिए सड़कें और सारी चीज़ें, एक पार्किंग के लिए यहाँ व्यवस्था की बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि आप आबादी को तो नियंत्रित नहीं कर सकते। मल्टी लेवल पार्किंग तो सर है नहीं एक भी। मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर आबादी को तो आप नियंत्रित नहीं कर सकते, और जो आबादी के लिए सुविधाएं चाहिए आप उनको भी रोक नहीं सकते। जो पुराने निर्माण हो गए आप उनको ध्वस्त भी नहीं कर सकते। लेकिन सर चालान फिर भी पुलिस काटती है आज भी। पुलिस चालान काटती है, पुलिस का काम है, वो कैसे कंट्रोल करे। जनता की मजबूरी है, गाड़ी कहाँ पार्क करेगा? हाँ, सिविल लाइन सामान लेने जाना है, यही मेरा कहीं जाना है, वो तो गाड़ी पार्क करेगा ही सर। बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी। आपने पूछा कि अगर मैं होता तो मैं क्या क्या चीजों को प्राथमिकता देता, उसमें ये भी एक बड़ी व्यवस्था है कि शहर में यातायात आवागमन ये सुगम हो। ठीक है। और जो ठेलियां हैं, जो और चीजें हैं, वो ज्यादा सिस्टमाइज हो, सिस्टमेटिक ढंग से लगें, और कहीं पर भी कोई भी खड़ा हो जाए ऐसा नहीं। उसके लिए अलग अलग जोन्स बने, वे आपको इस जोन में यहाँ आप ठेली लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। हर सड़क पे आप खड़े हैं, हर जगह आप खड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके रोजगार बंद होने चाहिए, उनका घर चल रहा है उससे, लेकिन उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था बने ताकि उनको भी रोजगार ठीक मिले और आवागमन भी बाधित ना हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अगर मुझे अवसर मिलता तो मुझे लगता मैं करने की कोशिश करता, और बाकी तो ईश्वराधीन है। विधायक आपके हैं, सांसद आपके हैं, वो अपने अपने काम कर रहे हैं। सारी बातें तो ऐसी बताई जो रुड़की में हुई नहीं, विकास तो कुछ है ही नहीं। फिर हम रुड़की को डेवलपमेंट क्या माने, पार्टी की उपलब्धि क्या माने, विधायक की उपलब्धि क्या माने, सांसद की उपलब्धि क्या माने? सर देखिए, हर एक के अपने काम है। सांसद के जो काम होते हैं वो आपको मालूम है कि सांसद के काम आपको सड़क पे ऐसे तो दिख नहीं सकते, क्योंकि सांसद की सांसद निधि इतनी थोड़ी होती है
कि उससे अगर वो कोई निर्माण के कार्य आप उम्मीद करें तो वो तो नहीं कर सकते। सर मेन काम ही नहीं दिख रहे तो और काम के क्या? हाँ, मेन वही तो बता रहा हूँ मैं। तो सांसद निधि जैसे जो काम है, जैसे आप सोचते हो कि भाई जो डेवलपमेंट के काम इस तरह के, नाली, सड़कें, खड़ंजे, पार्किंग, ये जो सारे काम है जो ये किसी निधि से होने होते हैं, ये तो संभव नहीं थे। विधायक निधि से हो सकते थे। हाँ, तो विधायक जी कर रहे हैं ना, जो कितने खड़ंजे डलवा दिए उन्होंने, कितना सौंदर्यीकरण कराया चौथा है, कार्यकाल चल रहा है, पुल बना रहे हैं, कई जगह कई सारे काम किए उन्होंने, पीछे पुल भी बनाया है। सर चौथा कार्यकाल चल रहा है। हाँ ठीक है, वो तो आप उनसे पूछेंगे तो बता देंगे उन्होंने क्या क्या काम किया। मुझे तो डिटेल मालूम नहीं है सारी, पर ऐसा तो नहीं मुझे लगता कि विधायक निधि का उपयोग नहीं किया, उन्होंने किया है, और वो किया है तो शहर की डेवलपमेंट में लगाया सारा पैसा। तो आप इसको डेवलपमेंट मानते हैं फिलहाल? नहीं, जो भी पैसा जहां लगा वो डेवलपमेंट ही है ना। वो अब ये सोच, जैसे मैंने कहा मेरी सोच क्या है, मैं अपनी, अगर मुझे अवसर मिलता तो मैं इन कामों में पैसा लगाता, इन कामों को डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता। तो हर एक की अपनी सोच होती है, कोई आदमी किसी का। आपको नहीं लगता रुड़की में कमी है अच्छी सोच वाले नेता की? एक जनप्रतिनिधि रुड़की को अब तक नहीं मिला जो रुड़की का विकास कर सके। मैंने कहा जनप्रतिनिधि जनता चुनती है, और जनता जिसे चुनती है उसी को हमें सर्वश्रेष्ठ मानना ये हमारे लिए आवश्यक है। और बेहतर की तो कोई परिभाषा नहीं है, एक के बाद एक दूसरा और बेहतर हो सकता है, लेकिन ये सारा रिलेटिव डिग्री है, ये कंपैरिजन होता है। आप एब्सोल्यूट किसी को कह दें कि हाँ ये सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा तो न कभी हुआ है न कभी होगा। पर जनता के भरोसे को हमेशा फिर धोखा ही मिल रहा है। मैंने कहा ना, ये कंपैरेटिव है। यशपाल राणा रहे, जनता ने उनको समझा, परखा, देखा, फिर उसके बाद उन्होंने गौरव जी को देखा, उससे पहले बत्रा जी को देखा, अभी सुरेश चंद्र जैन जी को देखा, जगदीश नारायण सिन्हा का मुझे याद है, आप तो बात कर रहे हैं अभी की, जगदीश नारायण सिन्हा को मैं इसलिए बात कोट कर रहा हूँ कि मेरे पिताजी जिस स्कूल में पढ़ाते थे RNI भगवानपुर में अंग्रेजी, वहीं पर JN सिन्हा प्रिंसिपल थे। ठीक है। वो कांग्रेस में थे, पिताजी भाजपा संघ का काम करते थे तो जनसंघ में थे। तो JN सिन्हा अपने चुनाव प्रचार के लिए कभी भी कोई बड़ा कैंपेन नहीं चलाते थे, ना 1 रुपया खर्चा करते, एक छोटा सा पैम्फलेट छपाते थे इतना बड़ा, और वही घर घर बैठ जाता था कि भाई मैं दोबारा खड़ा हूं, ये मेरा चुनाव निशान है, वोट दे देना। इतनी अपील होती थी और वो जीत जाते थे। एक चुनाव जब वो नहीं जीते तो उन्हें इतना बड़ा सदमा लगा कि वो फिर घर नहीं लौटे, वो एम्स में भर्ती हो गए, वहीं से उनकी डेथ हो गई। क्यों? उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं इतना काम करता हूं, जनता के दरवाजे हर समय 24 घंटे खुले हैं, जन का तो कोई जातिगत आधार भी नहीं था, बिना जातिगत आधार के जीतते थे वो। तो जनता किसको पसंद करेगी, कब करेगी, काम करने वाले को करेगी कि ना काम करने वाले को करेगी? अगर काम ना करने वाला वो अच्छा नहीं व्यक्ति है तो जनता उसे फिर क्यों जिताती है? अच्छा सर, सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती है, रुड़की में इंक्लूड भी होती है। भाई ADB आया था, लोगों को लगा था कि भाई इससे बहुत लोगों को फायदा मिलेगा, जल भराव दूर होगा। 500 साढ़े 500 करोड़ का बजट था सर। आपने भी देखा शहर का क्या हाल हुआ। वो डेवलप तो क्या होता, वो तो अनडेवलप हो गया और सिटी। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को इन चीज़ों को देखना चाहिए, अधिकारियों पर कमर कसनी चाहिए, भाई क्या नकेल कसनी चाहिए? इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं मानते आप ADB का? नहीं, भ्रष्टाचार शब्द तो तब तक प्रयुक्त नहीं हो सकता जब तक वो सिद्ध ना हो जाए। भ्रष्टाचार हम कैसे कहेंगे? हम ये तो कह सकते हैं कि जो हम उम्मीद कर रहे थे वो नहीं हो रहा है, पर वो क्यों नहीं हो रहा है वो जांच का विषय है। उसके लिए जब भी आवश्यकता हुई है तो मैंने भी बात रखी लगे रहे हैं और सर, लोगों ने भी उठाई है। बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि उसमें जांच होनी चाहिए कि जितना पैसा लगा है और जितना काम हुआ है उसमें क्या फ्लॉ है, कहाँ कमी रह गई है, उसको ठीक किया जाए। और अगर कहीं पर कोई ऐसी चीजें हैं जो उचित नहीं हुई हैं तो उनको रेक्टिफाई किया जाए, क्योंकि वो तो जो हो चुका है उसको ठीक करना ही। मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी जहाँ रहते हैं, DAV रोड होगी, जहाँ मैं रहता हूँ गणेशपुर रोड होगी, एक बार धस जाती है, 2 बार धस जाती है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये तो हर साल धस रही है सर, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, और इस पर मुझे लगता है कि इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। सरकार को इसमें एक बार गंभीर रूप से देखना चाहिए कहाँ पर क्या हो रहा है, और इसमें आपने कहा है तो एक बार फिर मैं भी बात करूँगा। चुनाव की क्या स्थिति, चुनाव हो रहे हैं अभी या नहीं हो रहे हैं? चुनाव हो रहे हैं तो निर्वाचन आयोग तय करेगा कब होंगे। हाँ, ड्यू हैं, ये तो सबको मालूम है, लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, होर्डिंग्स पोस्टर्स लग रहे हैं खूब। और अब चुनाव किस दिन घोषित होता है, आरक्षण घोषित हो जाए पहले। मयंक गुप्ता जी के पोस्टर नजर नहीं आ रहे अभी? नहीं, मुझे पोस्टर की जरूरत नहीं लग रही है कोई अभी। कई कारण हैं। एक तो अभी मुझे मालूम नहीं है कि मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। दूसरा ये है कि अभी आरक्षण भी तय नहीं है। तीसरा, अभी चुनाव की तिथि भी तय नहीं है। तो पोस्टरों की जरूरत, आरक्षण तय हो जाता है, चुनाव की तारीखें तय हो जाती है,
पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है फिर तो तैयार हो जाएंगे। देखिए दो चीज़ें हैं वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत कठिन परिस्थितियां हैं कि कोई ये कहे कि आप मांगोगे नहीं और आपको टिकट मिलेगा। तो पार्टी अगर ऐसी स्थिति आएगी कि पार्टी मुझे कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है या सर्वे में ऐसा कुछ जाता है या कोई चीज़ ऐसी बनती है तो फिर पार्टी का आदेश सिरोधार्य होगा। लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से जो भी लड़े वो जीते और पार्टी जिसको भी समझती है कि जीत सकता है उसको टिकट देगी तो मैं जी जान से उसको जिताने का काम जरूर करूँगा। अपने आप के लिए भी पार्टी से कुछ अपेक्षा करना? नहीं, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है पार्टी से। पार्टी का मैं कार्य करता हूँ, पार्टी ने जो भी काम मुझे जब भी दिया वो मैंने किया है और आगे भी मैं करूँगा। क्योंकि पार्टी को मैं इसलिए नहीं जानता हूँ कि मुझे पार्टी से कुछ चाहिए, ना मैं इसलिए आया हूँ। मैं तो बचपन से काम कर रहा हूँ और काम इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कुछ चाहिए था। ना मैं अलीगढ़ इसलिए गया, ना मैं संघ का काम इसलिए किया, ना मैं भाजपा में इसलिए आया। कुल मिलाकर जो हमारा विचार है, जो हमारी राष्ट्रीयता की सोच है, जो भारतवर्ष का गौरव है पूरी दुनिया में, जो भारत में चीज़ें ठीक नहीं थी, चाहे वो 370 धारा हट गई, राम मंदिर बन गया, ये तो एक कुछ आइकन्स हैं, आइकॉनिक चीज़ें हैं। उसके अलावा वैचारिक रूप से जो हमारे यहाँ कमियाँ थी वो ठीक होनी चाहिए, हुई हैं। अच्छा, आगे भी हों, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, इसीलिए करूँगा। गौरव गोयल जी मेयर रहे शहर में, तो जब वो हटे तो उनसे पूछा गया भाई आप क्यों हट गए यहाँ? तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर काम नहीं करने दिया गया। उन्होंने विधायक पर भी आरोप लगाए, कभी कभी आपका नाम भी लिया। तो उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर मान लो मैं आज भाजपा में काम कर रहा हूँ तो मैं किसी को मुझे काम नहीं करने दे रहे। मैंने तो चुनाव हार गया, मैंने तो तब नहीं कहा किसी ने मुझे चुनाव हराया। क्या है कि कोई भी सिस्टम या पब्लिक या वातावरण वो अपने हिसाब से एक्ट करता है। ठीक है, हमें अपने आप को उसके अनुरूप ढालना होता है। अगर हम नहीं ढाल पाते हैं तो हम सफल नहीं होते हैं। ठीक है, सफल नहीं होते हैं तो हम ये तो नहीं अपने आप को खोजते हम कि मैं क्या चीज नहीं कर पाया। हम ये देखते हैं कि ये परिस्थितियां ऐसी थी इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। अगर तो सूरज तो कम नहीं कर सकते आपको तो छतरी लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, आपको बरसात में जा रहे हैं तो बरसाती लेनी पड़ेगी। आप परिस्थितियां नहीं बदल सकते, आपको स्वयं को तैयार करना होगा उन परिस्थितियों में काम करने के लिए। ये बात चुनाव हारने के बाद मैंने भी सीखी, तो इसलिए औरों को भी सीखनी है। अच्छा, प्रदीप बत्रा जी यहाँ पर विधायक हैं, चौथा कार्यकाल चल रहा है, उनके कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मैंने शुरू में सबसे पहले एक बात कही थी, जनता जिसे चुनती है, जनता जनार्दन है। और जनार्दन का निर्णय को मैं चैलेंज करने वाला कोई नहीं हूं। अगर जनता ने चुना है तो निश्चित रूप से अच्छा काम कर रहे हो, इसीलिए चुना है। जनता ने उन्हें चुन लिया तो इसीलिए चुना ना, काम ठीक कर रहे हैं तभी चुना। क्यों चुनेगी जनता? जनता से बड़े हो गए क्या हम? मैं कौन हूं जनता के निर्णय के अगेंस्ट बोलने वाला? अभी आप इन्हें काम गिनवाए कि ये काम होने चाहिए। नहीं, ये अगर आप होते तो अगर आप मैं होता तो मैंने कहा सबकी सोच अलग है। आज कोई मुख्यमंत्री है, उनकी सोच अलग है, वो अलग वो सोच के बारे में पूछ रहा हूँ कि सोच आपको नहीं तो सोच तो अगर सबकी अलग अलग ना हो तो इतनी सारी खोज ही ना होती। अगर सब लोग दुनिया के एक ही चीज की खोज में लगते, सबकी सोच अलग अलग है, इसलिए इतने सारे इनोवेशंस हुई हैं। तो जैन साहब की सोच अच्छी लगी है? सबकी अच्छी है, सबकी अलग तरह की है, अच्छी बुरी नहीं होती। घर में जब खाना बनता है तो कोई हलवा अच्छा बनाता है, कोई सब्जी अच्छी बनाता है, कोई पूड़ी अच्छी तलता है, तो इसका अर्थ थोड़ी वो खराब हो गए बाकी चीज। लेकिन सबकी अलग अलग क्वालिटीज है और वही लाइफ है, वही भगवान की रचना का आनंद लेने का क्षेत्र है। अगर सीट यहाँ पर ओबीसी हो जाती है तो कौन सा चेहरा आपको लगता है कि रुड़की में अच्छा रहेगा? भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट देगी वो जीतेगा, जिसे भी टिकट देगी पक्का। वातावरण भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है। लोगों ने समझ लिया है कि अगर हम भाजपा के ही प्रत्याशी को जिताएंगे तो डेवलपमेंट के काम होंगे, और मुझे लगता है इसलिए भाजपा जिसको भी अवसर देगी, चाहे आरक्षण हो या न हो, वह व्यक्ति जीतेगा। और कार्यकर्ता होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारी उसको हम पूरा निर्वहन करेंगे। अच्छा, आप बाजार भी जाते होंगे तो देखते होंगे कितना जाम रहता है, कितनी भीड़ रहती है। स्कूली बच्चे खासकर ज़्यादा परेशान रहते हैं। सोनाली वाला जो पुल है, मोनफोर्ट के बच्चे आसपास कई स्कूल उस रोड पर है, काफ़ी परेशान है, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा। बन जाएगा, उसका सब चीज़ें मुझे लगता है स्वीकृत हो गई हैं। थोड़ा लंबा बड़ा काम है। हुआ क्या है गड़बड़ कि जब से हमारा हाईवे शिफ्ट हुआ है, यानी हम बाईपास बन गया है, तो नेचुरली इस शहर की सड़क रह गई एक तरह से, तो वो इग्नोर हुई है। पर मुझे लगता है बहुत जल्दी पूर्ति हो जाएगी। रफ्ता काफ़ी चर्चाओं में रहा था सर। नहीं, रफ्ता, पहले तो मैं एक बात बता दूं
कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती कभी भी। ठीक है, मुद्दे बनाने के लिए लोगों का रहता है, विषय बनाते हैं लोग। रपटा शब्द क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉजवे। ये क्या होता है? ये पुल नहीं होता। ये नदी के ऊपर एक लेयर डाल दी जाती है, उन नदियों के ऊपर जहां पर अचानक पानी आता है, यदा कदा आता है, जो रेगुलर रिवर्स नहीं है। ठीक है। और जब आपको याद होगा कि जब हम यहाँ से काशीपुर जाते थे पहले, यानी बिजनौर की तरफ, अजीबाबाद की तरफ, तो रास्ते में कई नदियों पर रपटे थे, पुल नहीं थे। एक जब खंडूड़ी जी ने सारे पुल बनवाए, उसके बाद हम, नहीं तो कितनी गाड़ियां बह जाती थी। वो रपटे क्या होते थे कि वो रपटे जब पानी नहीं होता नदी में तो आवागमन का साधन होते थे, जब पानी आता था तो फिर वो रपटे कोई काम नहीं करते थे। तो रपटे का अर्थ ही है जिसके ऊपर से पानी गुजरता हो। एक लेटर वायरल हो रहा था कि भाई 90 लाख का बजट रपटे का रखा अब वो मुझे मालूम नहीं है, मैं बिल्कुल इस मामले में, सिविल के मामले में अनजान हूँ। पीडब्ल्यूडी के क्या रेट्स हैं, कितना खर्चा हुआ, ये तो बेसिक अच्छा है कि आप किसी पीडब्ल्यूडी के। अच्छा सर, एक पुल पहले बन रहा था जिसे नया पुल बोलते हैं, वो भी जैन साहब के टाइम गिर गया था, उसमें कुछ हादसे भी हो गए थे। अभी भी एक पुल बन रहा है पीर बाबा की तरफ, वो भी बह गया था अभी। तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी। मुझे लगता है रुड़की में कुछ ही प्रॉब्लम है। सोलानी नदी का जब पुल बना, एक्वाडक्ट जी, जो कौटले ने बनाया, वो भी 3 बार बहा जी। 2 बार बहा। कितनी मेहनत लगी थी, मैनुअली बनाया गया था सारा, इतनी बड़ी, उस पर जैसी नहर छोड़ी तो बह गया जी। ऐसा तो नहीं कह सकते कि कौटले ने खराब डिजाइन किया था या मेहनत नहीं थी उनकी जी, या वो कोई भ्रष्टाचार था, नहीं था। कौटले ने फिर दोबारा बनाया, फिर बह गया। 3rd टाइम जब कौटले ने बनाया तो अपनी फैमिली के साथ पुल के ऊपर खड़ा हो गया, इस बार बहेगा तो मैं साथ जाऊंगा, और वो पुल सरवाइव कर गया और 100 साल से ज्यादा से सरवाइव कर रहा है। ये ऐसे ये पुल था बीडीगंज वाला, एक बार बहा, अब बढ़िया सरवाइव कर रहा है। ऐसे ही पीर बाबा हो होगा जाएगा। टेक्नोलॉजी। तो मुझे लगता है नहीं, टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है रुड़की के कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो पुल बह जाता है फिर दोबारा ठीक हो जाता है। तो मयंक गुप्ता जी चुनाव के लिए तैयार हैं? हाँ, अगर पार्टी आदेश करेगी तो क्यों नहीं होऊंगा। मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता को जो काम दिया था मैं करूंगा। जाते जाते रुड़की की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, रुड़की जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि रुड़की एक पढ़े लिखे लोगों का, एक विकसित लोगों का शहर है, और रुड़की ने बहुत अच्छे अच्छे लोग पूरे दुनिया को दिए हैं, IIT ने भी और यहाँ के पॉलिटेक्निक ने भी, यहाँ के और इंस्टीट्यूशंस ने भी। तो रुड़की की जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ रुड़की शहर को एक सुंदर और अच्छा शहर बनाएं, यहाँ पर बच्चों के लिए अच्छा शिक्षा का और खेलकूद का वातावरण निर्मित करें, यहाँ पर महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए सुरक्षा का माहौल निर्मित करें, यहाँ पर स्वच्छ रखें शहर को। इसके लिए आगे आपको फिर अवसर आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो अच्छा जनप्रतिनिधि जो आपको लगता है कि इन सारे कामों को कर सकता, उसको चुने। खाली किसी के झूठे प्रलोभनों में ना आए, खाली जो प्रोपेगेंडा है उस पर ना जाएं, खुद विचार करें। हालांकि जनता विचार पूर्वक ही चुनती है, पर अच्छा है कि और अच्छे निर्णय जनता ले, ताकि आने वाले समय में रुड़की एक अपनी पहचान दुनिया में जो उसकी है वो कुछ और क्षेत्रों में बढ़ा सके, और यहाँ पर रहने वाले हम सब लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। तो ये हमारे साथ थे मयंक गुप्ता जी। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा, कोशिश करेंगे कि उसका जवाब लिया जाए। धन्यवाद।